प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सवय सिंह आपका अध्यापक विषय भारतीय इतिहास। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 7th का जो पहला चैप्टर पार्ट 1 पढ़ा था, जिसका नाम हजारों वर्ष पूर्व हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये जो लेसन है प्यारे मित्रों विद्यार्थियों, इसमें हमने जो भाग 1 है इसके अंतर्गत हमने जो प्राचीन मैप यानी मानचित्र के बारे में पढ़ा, साथ ही हिंदुस्तान का नामकरण पढ़ा। इसके अलावा हमने इतिहासकार के अनुसार विदेशी जो वक्तव्य इसकी जानकारी ली, साथ ही संपूर्ण डिटेल पढ़ी है कागज की। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं जो अगला अपना पॉइंट है, चैप्टर है, उसको आगे क्लियर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज हमें जानकारी लेनी है कि इस पार्ट का जो नाम बता रहा है कि हजारों वर्ष पूर्व हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो समय के साथ में जब काल चक्र आगे बढ़ा तो उसके साथ नए सामाजिक व राजनीतिक समूह जो आगे निकल कर आए हैं उनके बारे में पढ़ना है। छोटे मोटे तौर पर प्राचीन कालीन उद्योगों के बारे में भी हमें पढ़ना है कि समय के साथ में मानव ने जब कदम ताल आगे बढ़ाए उस समय तो प्रौद्योगिकी अर्थात सन 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक परिवर्तन हुए हैं उद्योग को लेकर। अब ये उद्योग को लेकर परिवर्तन हुए हैं जिनमें सबसे पहले नाम आता है रहट। रहट जो है ये सिंचाई यंत्र बताया जाता है। रहट सिंचाई यंत्र बताया जाता है। कूप का मतलब होता है कुओं के माध्यम से जो जल स्तर है इसको सिंचाई के माध्यम से बाहर निकालकर खेतों में सिंचाई की जाती थी, यह रहट कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। बात अगर कपड़ों की करें, कपड़ों की बुनाई की करें तो बुनाई में भी बदलाव देखने को मिला। अब जो धागा तैयार करना है उसके लिए नई टेक्निक आई चरखे की। इसके साथ में ही आग्नेय अस्त्र जो हिंसक खतरनाक युद्धों के अंदर काम ली जाने वाले विस्फोटक सामग्री हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिला। खतरनाक बम वर्षक या फिर अग्नि वर्षक जो यंत्र हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही जब प्रौद्योगिकी में बदलाव आया तो साथ में सामाजिक वर्गों में भी कई सारे परिवर्तन देखने को हुआ। समाज में भी कई वर्गों का उत्थान हुआ, कई सारे वर्ग निकलकर सामने आए जिनमें सबसे पहले देखने को मिलता है राजपूत। राजपूत वर्ग सामने आया, उसके बाद में मराठा, फिर सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि नए सामाजिक वर्गों का उदय हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें राजपूत वर्ग के भारतीय इतिहास की अहम एक कड़ी राजपूत काल। राजपूत काल का समय क्या बताया जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों, राजपूत काल जो है इसका समय देखने को मिलता है 8वीं से 12वीं सदी। 8वीं से 12वीं सदी का जो काल है इसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कई इतिहासकारों ने 7वीं से 12वीं सदी के काल को राजपूत काल की संज्ञा दी, जिनमें परमार, प्रतिहार और इसके साथ में राठौड़, चाहमान आदि राजपूत चालुक्य वंश आदि वर्गों का राजपूत वर्गों का उदय बताया जाता है। मराठा जो सामाजिक वर्ग है आधुनिक महाराष्ट्र के अंदर पनपा। सिख समुदाय पंजाब में। जाट बहुलक जो क्षेत्र पनपा हैं ये राजस्थान के भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर जाट बहुलक क्षेत्र पनपा। फिर अहोम और कायस्थ आदि वर्गों का भी सामाजिक उत्थान हुआ। ये जातियां आगे बढ़ी और अपने नवीन कर्म के साथ में इन्होंने परिवर्तन को झेला। आगे बढ़ते हैं कि इस पाठ का अगला एक चैप्टर है भाषा और क्षेत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा और क्षेत्र अर्थात किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी
इसके बारे में इस पाठ के दौरान जो वर्णन करता है उसका उस रचनाकार का नाम बताया जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की 3 से 4 बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि अमीर खुसरो का कार्यकाल देखने को मिलता है 1262 से लगाकर 1324 ईस्वी। चूंकि अमीर खुसरो जो है ये सल्तनत कालीन भारत का एक उच्च कोटि का कवि, शायर, गायक और संगीतकार बताया जाता है। बात करते हैं अमीर खुसरो की छोटी मोटी उपलब्धियों की, तो सुनिए आप। कोल व कव्वाली, कोल व कव्वाली जो देन बताई जाती है कव्वाली, मुसलमान वर्ग के अंदर जो गायन शैली है उसे कव्वाली या कोल के नाम से जाना जाता है। कव्वाली जो शुरू होती है इससे पहले जो आपके सल्लोक रूप में जो शब्द बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उसे कोल कहा जाता है। तो कोल व कव्वाली का जो शुरुआत करने वाला श्रेय जाता है ये अमीर खुसरो को जाता है। साथ ही अमीर खुसरो को श्रेय जाता है पहेलियों का। पहेलियां बुझाना अर्थात पहेलियों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इसने हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। 7 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खुसरो। इसके साथ में अमीर खुसरो के नाम एक विशिष्ट और उपलब्धि इन्हें सितार का जनक कहा जाता है। सितार का जनक। चूंकि सितार का जनक क्यों कहा जाता है? चूंकि अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा, जिसे रुद्र वीणा भी कहते हैं, भारतीय वीणा और फारस देश जो है, फारस देश में वाद्य यंत्र है तंबूरा। भारतीय वीणा और फारस के तंबूरे का कॉम्बिनेशन कराकर इसने सितार नामक नए वाद्य यंत्र का जनक बताया जाता है। बात करते हैं कि अमीर खुसरो जो हम पढ़ रहे हैं इनके ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से देखने को मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथ में नाम आता है तुगलकनामा, और एक ग्रंथ का नाम आता है मिफ्ता उल फुतूह, और एक प्रसिद्ध ग्रंथ और बताया जाता है अमीर खुसरो का जिसे खजाइन उल फुतूह के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अमीर खुसरो की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी से आपको रूबरू करवाया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अमीर खुसरो ने भाषा और क्षेत्र का वर्णन करते हुए कौन कौन सी तत्कालीन मध्यकालीन भाषाओं के बारे में जानकारी दी है अपने ग्रंथों में। तो सबसे पहले भाषा बताई जाती है हिंदवी। हिंदवी बोली कहाँ पर बोली जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो हिंदवी बोली के लिए जो क्षेत्र बताया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो बताया जाता है आधुनिक दिल्ली के आसपास। आधुनिक दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? हिंदवी। फिर बात करते हैं दूसरी बोली या भाषा जिसे अमीर खुसरो ने वर्णित किया है, नाम है सिंधी। सिंधी भाषा का वर्णन आधुनिक सिंध प्रदेश के अंदर किया जाता था बड़े पैमाने पर, और सिंध अर्थात सप्त सैंधव क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट भाषा का वर्णन किया है अमीर खुसरो ने तेलंगानी। चूंकि विद्यार्थियों पूछा जा सकता है कि तेलंगानी भाषा कहाँ बोली जाती थी सल्तनत काल में, तो तेलंगानी भाषा जो है यह आंध्र प्रदेश में तेलंगानी भाषा बोली जाती थी। आगे बढ़ते हैं अगली भाषा।
अगली जो भाषा बताई जाती हैं लाहौरी। लाहौरी वर्तमान पाकिस्तान, पाकिस्तान का उत्तरी जो क्षेत्र है इसमें लाहौरी भाषा बोली जाती थी। उसके बाद में अमीर खुसरो ने कश्मीरी भाषा का वर्णन किया। चूँकि कश्मीरी क्षेत्र से हम वाकिफ़ हैं तो हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर कश्मीरी बोली जो हैं यह कश्मीर में बोली जाती थी। इसका एक रूप आपको डोगरी भाषा का भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि कश्मीर में ही गुर्जर समुदाय के द्वारा गुजरी भाषा भी बोली जाती है, जिसमें सर्वाधिक शब्द जो देखने को मिलते हैं उनका मतलब सर्वाधिक शब्द जो हमें देखने को मिलते हैं वो अक्सर हिंदी के देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अमीर खुसरो ने क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगली जो भाषा बताई है उसका नाम है माआबरी। माआबरी जो भाषा है यह यूज में ली जाती थी तमिलनाडु, तमिलनाडु जिसे आधुनिक चेन्नई के नाम से जाना जाता है, किसी समय इसको मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगली भाषा। अगली एक भाषा का वर्णन आया जिसे द्वार समुद्री कहते हैं। द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती थी तो प्यारे विद्यार्थियों द्वार समुद्री या दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा बताई जाती है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अवधी भाषा की। क्योंकि अवधी एक हिंदी का रूप है। हिंदी के अनेक रूप जैसे मैथिली है, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, इनमें से एक है आपके अवधी। अवधी जो भाषा है आधुनिक अयोध्या, अयोध्या के अंदर, अयोध्या जो पड़ता है यूपी के अंदर, इसमें जो भाषा बोली जाती थी इसे अवधी बोली के नाम से जाना जाता है। अवधी बोली स्पेशली यूपी के अवध क्षेत्र से रिलेटेड होने के कारण इसका नाम पड़ा है अवधी। एक वाक्य आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि रामायण काल का जब हम उत्तर रामायण देखते हैं तो इसमें लवकुश के द्वारा भगवान राम के दरबार के अंदर एक गायन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें संपूर्ण माता सीता व राम की संपूर्ण बायोग्राफी का वर्णन किया जाता है। छोटा सा वर्णन आपके सामने कि अवध में उत्सव है भारी, अवध में उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, अवध में उत्सव है भारी। ये वर्णन क्षेत्र कहाँ से? अवध क्षेत्र से बताया जाता है। अब हम बात करते हैं गौड़। अगली भाषा है गौड़। गौड़ भाषा कहाँ बोली जाती है प्यारे विद्यार्थियों? तो गौड़ एक वंश का भी नाम बताया जाता है और वंश में सबसे जो प्रमुख राजा हुआ उसका नाम शशांक बताया जाता है। और शशांक जो राजा हैं ये राजपूत काल के वर्धन वंश के समय हुआ था। बंगाल का शासक जिसके वंश का नाम गौड़ वंश। अब गौड़ वंश होने के कारण इसे गौड़ भाषा के नाम से जाना जाता है, जिसे बंगाल का क्षेत्र मिला है। वैसे बंगाली भाषा जिसमें सर्वाधिक ओ शब्द का उपयोग ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन बंगाली भाषा के अंदर ओ शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से ज़्यादा यूज में होता है, जैसे रसोगुल्ला। जैसे हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति या फिर अंकल जी, ताऊ जी या फिर बड़ा व्यक्ति को आदर सत्कार के साथ में अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छे इज्जतदार पर्सन को बाबू मोशाई के नाम से जाना जाता है। बंगाल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पर नवरात्रा जो प्रसिद्ध त्यौहार बताया जाता है बंगाल का, जिसे नव दुर्गा पूजन के नाम से जाना जाता है और बड़े चाव के साथ में इसे मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके कालखंड, इतिहास का कालखंड पढ़ने वाले हैं।
तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए हजारों वर्ष पूर्व हुए परिवर्तनों की पड़ताल भाग 2 के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है समय व इतिहास के कालखंडों पर विचार। हम इतिहास और कालखंड के विचार करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यह चीज़ पढ़ने वाले हैं अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने 3 कालखंडों में बांटा। पहला जो कालखंड है इसे हिंदू काल के नाम से जाना जाता है, इसे आप हिंदू युग भी कह सकते हो। दूसरा जो कालखंड देखने को मिलता है इसलिए मुस्लिम युग के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुस्लिम युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम पूरी व्याख्या करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो कालखंड अंग्रेज इतिहासकारों ने बताया हमें, इसे ब्रिटिश युग के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश युग, इसे ब्रिटिश युग के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि अब हम इसकी सविस्तार व्याख्या करते हैं, चूंकि अंग्रेज इतिहासकारों ने तो इसे 3 कालखंडों में समायोजित कर दिया। पहला हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा है आपके ब्रिटिश युग। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं और एक्स्ट्रा देना चाहता हूं आपको कि ये जो भारतीय इतिहास हैं इन्हें कितने कालखंडों में अन्य इतिहासकारों ने बांटा है। तो सबसे पहले कालखंड को कहा जाता है ANCIENT, एंशिएंट हिस्ट्री। इसे एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास। अब समय क्या है वो भी हम जरूर देखेंगे। नंबर 2, दूसरा जो युग है इसे मिडवेवल के नाम से जाना जाता है। मिडवेवल हिस्ट्री, MEDIVAL, मिडवेवल हिस्ट्री। मिडवेवल हिस्ट्री जो है इसे मध्य भारतीय इतिहास कहा जाता है। मध्य भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरा और अंतिम जो इसका भाग हमें देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, इसे मॉडर्न MODERAN, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकारी आपके आगे तक काम आने वाली, अग्रिम कक्षाओं में भी काम आने वाली है। क्योंकि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं ये आपके 10+2 इसके साथ में BA के बाद में PG आदि तक आपका साथ देगी। साथ जब हम आगे किसी नौकरी पैसे के लिए तैयारी करेंगे उस समय भी आपके काम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसे आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। समय देख लेते हैं प्यारे बच्चों। समय की बात करें तो ये समय बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 712 ईस्वी तक। 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 712 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है हिंदू युग। जरूर याद रखना। और इनमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है तो लिखना है भारत के प्रमुख धर्म, भारत के प्रमुख धर्मों का विश्लेषण हमें इसमें देखने को मिलता है। चूंकि इसमें कौन कौन से धर्म पढ़ने को मिलते हैं तो सबसे पहले वैदिक धर्म, उसके बाद में जैन धर्म, उसके बाद में बौद्ध धर्म, उसके बाद में हमें सिख धर्म पढ़ने को मिलता है।
चूंकि सिख धर्म का उदय बाद में हुआ, लेकिन समकक्ष इसके पढ़ने को मिलता है। साथ ही भारत के प्राचीन राजवंश, भारत के प्राचीन राजवंश, भारत के प्राचीन राजवंश जो हैं इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से राजवंश? जैसे सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद में शेषुनाग वंश, शेषुनाग वंश ओरल में समझा देता हूँ। शेषुनाग वंश के बाद में नंद वंश, नंद वंश के बाद में नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, मौर्य के बाद में शुंग, शुंग के बाद में गुप्त, गुप्त के बाद में आपके सातवाहन बताया जाता दक्षिण के अंदर, उसके बाद में वर्धन वंश, और वर्धन वंश के बाद में शुरू हो जाता है राजपूत काल। और बाहरी आक्रमण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके तुर्की आक्रमण हैं, तुर्कों के द्वारा आक्रमण, अरबों के आक्रमण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मुस्लिम युग। इसे मुस्लिम युग क्यों कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मुस्लिम युग का समय सीधा सा देख लेते हैं, 712 से लगाकर 1707 ईस्वी। इस काल के दौरान हमें भारतीय इतिहास की दो प्रमुख कड़ियों के रूप में जानकारी पढ़नी पड़ती है, जिसमें पहला अरबी आक्रमण, अरबी व तुर्की आक्रमण, अरबी व तुर्की आक्रमण, उसके बाद सल्तनत काल, सल्तनत काल, और उसके बाद में हमें मुगल काल की जानकारी पढ़ने को मिलती हैं, जो आगे के पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं ब्रिटिश युग। ब्रिटिश युग चूंकि भारत जो है, भारत यानी इंडिया, यह उपनिवेश बन गया। उपनिवेश का अर्थ होता है एक देश अन्य देश को गुलाम बनाकर वहाँ अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं जरूरत से ज़्यादा थोप देता है, उस क्षेत्र को उपनिवेश कहते हैं। पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों कि भारत किसका उपनिवेश था? तो ये उपनिवेश था इंग्लैंड का, और इंग्लैंड से यहाँ ब्रिटिश जाति व्यापार करने के उद्देश्य से आई और भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। इसे ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने समय व इतिहास के कालखंडों पर विचार किया, साथ ही अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हमने हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग की जानकारी ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस पार्ट के अंतर्गत अपना जो अगला चैप्टर है वो है क्षेत्र और साम्राज्य। हम बात करते हैं स्पेशली सल्तनत काल की। सल्तनत काल, चूंकि अभी हमने इतिहास के कालखंडों का वर्गीकरण किया, लेकिन सल्तनत काल का समय भी आपको पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो सल्तनत काल का समय 1206 से लगाकर 1526, चूंकि इसमें हमें 5 वंश पढ़ने को मिलते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये जो वंश पढ़ने वाले हैं अपने को मिलते हैं, इनमें ये जो डिटेल निकल कर आई है, जिसका हमें एक मैप क्लियर करना है। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कई बार अपने प्रश्न पत्र के अंदर मैप क्लियर करना पड़ता है, जिससे 5 से 6 नंबर हमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो मैप कैसे फुलफिल करना है ये हमें आज यहाँ पर सीखना है। तो चूंकि ये जो मैप दिया गया है, साम्राज्य विस्तार दिया गया है, ये गुलाम वंश का दिया गया है। गुलाम वंश, जिसमें सबसे प्रारंभिक राजा बताया जाता है, शासक बताया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि सल्तनत काल में सुल्तान और मुगल काल में बादशाह कहलाता था। सुनिए,
गुलाम वंश का संस्थापक जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, उसके बाद में अगला जो शासक बना इसे इल्तुतमिश कहते हैं। इल्तुतमिश ने शासन को मेंटेन करने के लिए 40 गुलामों की एक टीम बनाई जिसे चहलगानी कहते हैं। अब इस चहलगानी में से एक सदस्य जिसने अन्य सब लोगों की मुंह बंद करके अपने शासन के बदौलत जो राजगद्दी हथिया ली हैं उसे गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान के बाद में आराम शाह और आराम शाह के बाद में नाम हमें पढ़ने को मिलता है गयासुद्दीन बलबन का। गयासुद्दीन बलबन का जो शासन काल है यह 1266 से लगाकर 1287 ईस्वी तक देखने को मिलता है। चूंकि गुलाम वंश का जो साम्राज्य विस्तार बताया जाता है वो कहाँ क्षेत्रों तक विस्तृत था, इसमें हमें ये साम्राज्य विस्तार को भरना है। साथ ही इन प्रांतों के बारे में हमें जानकारी लेनी है जो मैप के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने कुछ प्रांत लिखे, क्षेत्र लिखे हैं और इनकी क्रम संख्या को मैप में फिल किया है, आपको समझना है। जैसे सबसे पहले नाम आता है सिविस्तान। सिविस्तान कहाँ पड़ता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो सिविस्तान पड़ता है आपके इस क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, जिसे आधुनिक बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 उच कहाँ पड़ता है, तो उच का क्षेत्र बताया जाता है वर्तमान पाकिस्तान का। नंबर 3 मुल्तान जो है ये पाकिस्तान का प्रतिष्ठित नगर है मुल्तान। इसे मोहम्मद बिन कासिम ने सोने का नगर की उपमा दी है। नंबर 3 कल्लानूर जो अकबर कालीन दुर्ग भी देखने को मिलता। तो कल्लानूर कहाँ पड़ता है, कल्लानूर पड़ता है आपके अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग के अंदर। नंबर 5वां भाग है आपके क्षेत्र है लाहौर। चूंकि आप जानते हो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, हमें फील करना आना चाहिए। नंबर 6 समाना भी आपके आधुनिक दिल्ली के इर्द गिर्द पश्चिमी भाग में देखने को मिलता, पंजाब के पश्चिमी भाग के अंदर, और पंजाब का ही एक रूप देखने को मिलता है समाना। फिर नंबर 7 नंबर पर आता है सरस्वती नदी का नाम भी कहते हैं, इसको सतुद्री भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रवाह जो क्षेत्र है यह बताया जाता है नंबर 7 अर्थात सरस्वती। नंबर 8 अगला जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है आधुनिक हरियाणा के उत्तर और पंजाब के दक्षिण में स्थित, जिसे कोहराम के नाम से जाना जाता है। कोहराम आपके इस क्षेत्र में पड़ता था। कोहराम के बाद में नंबर 9 हांसी ह से हरियाणा का एक भाग हमें देखने को मिलता है हांसी के बाद में हम बात कर लेते हैं आपके पंजाब का दक्षिणी भाग हांसी। फिर बात आती है नंबर 10 दिल्ली के बारे में। दिल्ली का इतिहास, दिल्ली को बसाया गया था 11वीं सदी के अंदर तोमर राजपूत वंशों ने। नाम बताया जाता है अनंगपाल तोमर। तो दिल्ली पड़ता है आधुनिक इस क्षेत्र में। फिर बात आती है आपके बंदायू जो प्यारे विद्यार्थियों ये पड़ता है आधुनिक यूपी के अंदर। कहाँ पड़ता है, यूपी में। उसके बाद में कन्नौज, प्राचीन भारत का प्रतिष्ठित नगर क्षेत्र जिसको जीतना हर एक राजा का सपना होता था, जिसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र बताया जाता है। फिर बात आती है कड़ा, नंबर 13 नाम है कड़ा। ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ पड़ता है आपके कड़ा क्षेत्र।
बात करते हैं नंबर 14 अवध। अवध स्पेशली यूपी में पड़ता है और अयोध्या जिसे साकेत प्रदेश भी कहते हैं का भाग बताया जाता है अवध। नंबर 15 15वें में जो क्षेत्र बताया जाता है नाम है बिहार। बिहार जो इसे नाम मिला है ये मौर्य काल के कारण इसे बिहार मिला है। बिहार जो है वर्तमान जो बिहार जगह है या सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 विहार भिक्षुओं के रहने के लिए बनवाए गए थे, जिसके कारण विहार से बदलकर ये पड़ गया है बिहार। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 नंबर पर नाम आता है लखनौती। लखनौती क्षेत्र कहाँ पड़ता है तो प्यारे विद्यार्थियों लखनौती पड़ता है आपके इस क्षेत्र के अंदर जिसे हिमाचल के पूर्वी भाग के नाम से जाना जाता है। नंबर 17 जाजनगर। जाजनगर पड़ता है आपके आधुनिक उड़ीसा के अंदर और आधुनिक उड़ीसा के बाद में मालवा। प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी राजस्थान, थोड़ा भाग गुजरात का और उत्तरी मध्य प्रदेश का जो भाग कंबाइंड भाग जो कहलाता था उसे मालवा के नाम से जाना जाता। मालवा में प्राचीन कालीन जो लोग हैं कमाने के लिए जाया करते थे, चूँकि यहाँ का परिधान जो है राजपूताना या गुजरात का जो आधुनिक प्राचीन जो परिधान यानी वस्त्र हैं वो हमें देखने को मिलता है जिसे अंगरखी कहते हैं। यहाँ के पुरुष जो हैं बड़ा सा साफा पहनते हैं, चूँकि मालवा की बोली जो है इसमें गुजराती, राजस्थानी और मध्य प्रदेश का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। और उसके बाद में नाम आता है गुजरात। गुजरात आधुनिक जो क्षेत्र पड़ता है नंबर 19। गुजरात मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। गुजरात जहाँ पर जगह का नाम जो कांडला पोर्ट की जगह मैंने इसको इंगित किया है। उसके बाद में नाम आता है देवगिरी। देवगिरी जिसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता था आपके सल्तनत काल तुगलक वंश के काल में, यह पड़ता है महाराष्ट्र में। और उसके बाद में नाम आता है तेलंगाना। तेलंगाना प्यारे विद्यार्थियों तेलंगाना आधुनिक आंध्र प्रदेश का भाग बताया जाता है। और उसके बाद में द्वार समुद्र दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र को द्वार समुद्री के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो क्षेत्र आपको फील करना है मैप में नाम है माबार। माबार पड़ता है आधुनिक चेन्नई में। तो प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 7th का जो पहला लेसन है पाठ है इसकी संपूर्ण हमने जानकारी ले ली है। प्यारे विद्यार्थियों इस महामारी के दौर के अंदर अपने आप को घर में ही बैठकर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।